नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में सर्दियों के मौसम में यात्रा करने की अपील की। साथ ही विंटर टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन और खेलों के विकास पर भी जोर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं का बहुत प्रभावी ढंग से उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धाम हमेशा राज्य की आर्थिकी की और सशक्त बनाने के लिए काम करते हैं। मोदी जी द्वारा विंटर टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड का प्रमोशन किया गया है, जिसे लोगों ने भी सराहा है। खासकर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को चुनने से राज्य की अर्थव्यवस्था में मुनाफा हुआ है। दीप्ति रावत ने प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश को भविष्य में और अधिक लाभ होगा। खबर देहरादून से है, जहां आज आंगनवाड़ी महिला कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। जहां भारी संख्या में महिलाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आईं। मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। वहीं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने हरीश रावत से खास बातचीत भी की। राजधानी देहरादून में आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी एक बार फिर धरने पर बैठी हैं। ये राजधानी देहरादून का सचिवालय मार्ग है, जहां पर बीच में ही जो ये महिला कर्मचारी हैं धरने पर बैठ गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में ये आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी यहाँ पर अपने विषयों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और इसमें जो आंदोलन की जो बड़ी बात है, कहीं ना कहीं हरीश रावत साहब यहाँ पर पहुंच गए हैं इस धरने में, और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो इस धरने में पहुंचे सर किस तरीके से देखते हैं। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और आप भी आकर बैठ गए। इनकी मांगे पूरी तरीके से न्याय उचित है, पूर्णतः न्याय उचित है। यह अन्याय का शिकार है, वो अन्याय दूर होना चाहिए। हाँ, मैं इनके संघर्ष की भावना के साथ। पहले भी मांगे इनके द्वारा उठाई गई थी और लगातार इनका जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। पहले भी इन लोगों ने संघर्ष किया था और एक बार फिर, और आज तो आप भी आकर बैठ गए। इनके अलग संगठन हो सकते हैं, लेकिन मांग एक है इनकी। मांग एक है, सब लोग सम्मिलित रूप से सब चाहते हैं कि ये हो करके वो करना चाहिए सरकार को जो है। और काम इनका तुमने खूब बढ़ा दिया, जितना काम बढ़ा दिया, जितना महंगाई बढ़ गई उस हिसाब से तुमने मानदेय नहीं बढ़ा रहे हो। आप मानते हैं कि भाजपा की सरकार आने के बाद में जो चीजें कहीं ना कहीं असंतोषजनक चीजें जो सामने आ रही है, क्या आप मानते हैं इन सब चीजों को? क्या आप मानते हैं कि भाजपा सरकार आने के बाद में चीजें असंतोषजनक हुई हैं? सारे कर्मचारी तो इनके लिए कर्मचारियों को दबा करके रखना चाहते हैं। हाँ, इन्होंने नो वर्क नो पे का उपनल कर्मियों को जबरदस्ती बाध्य किया गया, जबरदस्ती कहा या तो हम उठा देंगे तुमको, नहीं तो तुम हम ये जो दे रहे हैं ये मानो। तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ। और छोटे कर्मचारी, छोटे तबके का कर्मचारी तो बिल्कुल दुखी है। जो इनके भ्रष्टाचार में सहयोगी है वही सुखी है, बाकी जो इनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं है वो सब दुखी है। लगातार संगठन जिस तरीके से सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं और हड़ताल पर रोक लगा दी है सरकार ने, इसे किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत दुखद है। आप लोकतंत्र के अंदर यदि लोगों को अपनी बात करने का अधिकार ही छीन लेंगे तो कैसे काम चलेगा। हरीश रावत साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार कर्मचारियों के साथ भेदभाव पर का काम करिए, भेदभाव करने का काम करिए, और ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस। खबर चंपावत से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने चंपावत जिले के ऐतिहासिक गोलजीव मंदिर और बालेश्वर मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की।
गोलजू मंदिर परिसर में प्रस्तावित गोलजू कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के सभी घटक समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। इसके बाद उन्होंने बालेश्वर मंदिर का भी निरीक्षण किया और वहां के सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए पुरातत्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने की बात कही है। मुख्य सचिव ने कहा कि इन दोनों मंदिरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण चंपावत जिले में धार्मिक पर्यटन को सशक्त बनाएगा, जिससे स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां रेलवे विभाग की 30 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वन भूलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया है, जहां पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। क्षेत्र में 60 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और रूट डायवर्ट किए गए हैं। कल पुलिस ने 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 121 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। एसएसपी ने चेतावनी दी है कि अगर दंगा भड़काने की कोशिश हुई तो सीधे जेल भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। गौरतलब है कि 2023 में नैनीताल हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से कार्रवाई की, लेकिन विरोध के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला दे सकता है, जिससे 3660 पक्के मकानों में रह रहे करीब 5000 परिवारों की स्थिति प्रभावित हो सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिसीजन प्रत्याशा में है। बनबुलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का जो पिटीशन का डिसीजन प्रत्याशा में है, इसको लेकर संपूर्ण पुलिस और प्रशासन जो है हाई अलर्ट मोड में है। आज जो है क्रेडिबल इनपुट्स, फील्ड का असेसमेंट और एरिया असेसमेंट के आधार पर जो संभावित जो उपद्रवी लोग हैं उन पर जो है कठोर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हमने अमल में लाई गए हैं। अभी तक कुल 121 लोगों के विरुद्ध 135 और 126 BNSS सेक्शंस के अंडर कार्रवाई की गई है, जो पूर्व में CRPC में 107-16 कहते थे। उसके अंतर्गत 121 लोगों का हमने आज जारी कराया है और उनको चालान डिलीवर भी हो गया है और उनको भारी धनराशि में मुचलका पाबंद किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त कुल 21 लोगों को 21 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत हमने हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी में लिया है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया में, फील्ड में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमारा जो है सतर्क नजर बनी हुई है। किसी भी प्रकार की अवांछनीय और अप्रिय और उपद्रवी कृत्य को जो करता भी है या करने का प्लानिंग भी करता है, उनके ऊपर कठोर एक्शंस हम लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी अपने संसदीय क्षेत्र कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस के मामले को लेकर निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके स्वयं के प्रयासों के बावजूद कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस अभी तक नहीं बन पाया है, जिससे सियासी हलचल मच गई है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पासपोर्ट ऑफिस की योजना पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर चलती है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में पासपोर्ट ऑफिस का उदाहरण लिया गया है और अब पिथौरागढ़ और कोटद्वार में भी जल्द पोस्ट ऑफिस स्थापित होंगे। पिथौरागढ़ में पहले जगह की कमी के कारण रुकावट आई थी, लेकिन अब जिला प्रशासन द्वारा जगह उपलब्ध कराई जा रही है। टम्टा ने भरोसा जताया कि जल्द ही इन दोनों जगहों पर पासपोर्ट ऑफिस स्थापित हो जाएंगे। देखिए, पासपोर्ट ऑफिस क्या है कि पोस्ट ऑफिस के साथ भी ये मिलकर के ये योजना रहती है, जहाँ छोटे पासपोर्ट ऑफिस होते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे भी अल्मोड़ा में पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही बना, ऐसे ही यहाँ भी। और कोटद्वार और पिथौरागढ़, ये दो विषय ऐसे हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ का भी सेंशन हो गया था और सारी चीजें थी, तो पत्र व्यवहार हुआ, तो पोस्ट ऑफिस ने उस समय जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी अब वो जगह उपलब्ध करा रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि उसके लिए एक पर्याप्त स्थान भी चाहिए और नेटवर्क और ये सारी चीजें की कनेक्टिविटी है। इसलिए पिथौरागढ़ और कोटद्वार दोनों जगह पासपोर्ट ऑफिस बहुत जल्दी ही बन जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति के पुरोधा और उत्तराखंड क्रांति दल के दिग्गज नेता दिवाकर भट्ट का हाल ही में निधन हो गया।
उनके निधन के बाद उनके सम्मान में पूरे गढ़वाल मंडल में श्रद्धांजलि यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा उत्तराखंड क्रांति दल के देहरादून मुख्यालय से शुरू होकर डोईवाला, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए 6 दिसंबर तक हरिद्वार में समाप्त होगी। श्रद्धांजलि यात्रा के दौरान दिवाकर भट्ट के योगदान को याद करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप रावत ने कहा कि दिवाकर भट्ट का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि आज उत्तराखंड का युवा उन्हें जानता है और उनके संघर्षों को हमेशा याद रखेगा। उनके नेतृत्व और संघर्ष ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दिवाकर भट्ट जी इस उत्तराखंड के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपना पूरा घर-बार छोड़ दिया, अपना पूरा घर-बार त्याग दिया। उनकी पत्नी ने जहर खा लिया, बच्चा आज उनका किस परिस्थिति में जी रहा है, क्या मानसिक रूप से प्रताड़ित, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया उस समय पुलिस ने, ये शायद आज के लोगों को नहीं पता। लेकिन जो बलिदान उन्होंने उस उत्तराखंड को दिया, इस राज्य को बनाने के लिए दिया, वो बलिदान अब कहीं ना कहीं लोगों को पता लग रहा है, लोग समझ रहे हैं। और लोग जो जब आ नहीं पाए, जिस दिन उनको उनके शरीर को अग्नि दी गई थी, यहाँ हरिद्वार आ नहीं पाए, तो लोगों की इच्छा थी कि एक बार हम उनकी जो अस्थियां हैं उसको छू सकें, उस पवित्र आत्मा को जान सकें कि कितना बड़ा बलिदान उन्होंने उत्तराखंड को दिया। तो उसीलिए हमने सोचा उत्तराखंड क्रांति दल ने कि क्यों ना एक शोभा यात्रा निकाली जाए, उनके कलश यात्रा, ये जो अस्थि विसर्जन जब करना है उसके लिए उससे पहले एक पूरी यात्रा निकाली जाए पूरे प्रदेश में। उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के बाद बीजेपी के मंत्री कर्नल अजय कोठियाल ने राज्य सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। एक वायरल वीडियो में कर्नल कोठियाल ने कहा कि राज्य सरकार लाशों को मलबे से निकालने में नाकाम रही है और मृतकों की संख्या को सरकार ने कम बताया है। उन्होंने सरकारी आंकड़े के मुकाबले मृतकों की संख्या 147 बताई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे अमानवीय व्यवहार करार दिया और 4 दिसंबर को धराली का दौरा कर पीड़ितों से बातचीत करने की योजना बनाई। वहीं बीजेपी के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कर्नल कोठियाल से मृतकों के आंकड़ों का प्रमाण मांगा और सरकार के पक्ष को सही बताया है। मुझे लगता है कि ये सवाल कर्नल कोठियाल से ही पूछना चाहिए। 147 का जो आंकड़ा उन्होंने दिया है वो किस आधार पे दिया है, क्योंकि स्थानीय बसावट के आधार पर जो संख्या निकल कर आई, सेना की तरफ से जो संख्या कही गई, उस सारी संख्या का सरकार के द्वारा उस संख्या को बताया गया है। अब इसके अतिरिक्त कौन थे, उसके पीछे कहने का क्या आधार है, इसको तो पूरी तरह से स्पष्ट कर्नल कोठियाल ही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने इस पे अपना पक्ष पहले से ही बहुत खुले रूप से कहा भी है। हम धराली को छोड़ नहीं सकते। धराली एक मॉडल गांव बना अपनी काबिलियत से, उसने प्रूव करा। वहां पे आज से 25 साल पहले सेब लगा करके एप्पल्स को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में फेमस करा। वहां की राजमा चर्चित है। आज अचानक एक शू शू करके वो आया, क्या उसका बैकग्राउंड है क्या नहीं है। 4 साइंटिस्ट गए ऊपर, जब मैं उस टाइम पे था। एक यूकॉस से था, एक वाडिया से था और एक और कहीं से आए। ये धराली में नीचे बैठे रहे। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के 2 इंस्ट्रक्टर थे, दोनों के दोनों धराली के रहने वाले हैं। उनको ऊपर भेजा, फोटो खिंचवाई और उस फोटो के साथ रिपोर्ट बन गई। अब मैंने सुना है वो रिपोर्ट गवर्नमेंट में जमा हो रही है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन आएगा धराली शुड बी इवैक्यूएटेड। इट इज अ रॉन्ग डिसीजन टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन देयर। हमारा भगवान वहां दबा हुआ है। या तो हम छोड़ दें भगवान को, या तो हम अध्यात्म और जो बोलते हैं कि हम एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली चीजों को लेकर के चलते हैं, अगर वो छोड़ दें फिर तो ठीक है। नहीं तो अगर वो लोग दबे हुए हैं नीचे तो उनको तो मोक्ष नहीं मिला ना। मर तो गए ठीक है, लेकिन युद्ध में मरना और इसमें मरने को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए
ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड वन विभाग को नया हेड ऑफ फॉरेस्ट मिल गया है। आर.के. मिश्रा ने पदभार संभालते ही राज्य में बढ़ते मनुष्य भालू संघर्ष पर चिंता जताई है। मिश्रा ने कहा कि यह समस्या गंभीर है और इसके समाधान के लिए जल्द ही एक नया और प्रभावी रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भालू शीतकाल में निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हाल के दिनों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे जंगलों में प्राकृतिक भोजन की कमी, मानव बस्तियों का जंगलों के पास फैलाव और भालू के आवास क्षेत्रों में मानव गतिविधियों को बढ़ावा। वन विभाग अब एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रणनीति तैयार कर रहा है, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निगरानी तंत्र को बेहतर बनाना और ग्रामीणों को जागरूक करना शामिल होगा। क्योंकि हमारा उत्तराखंड में अभी मानव वन्यजीव संघर्ष का जो घटनाएं हो रहा है वो काफ़ी मीडिया के द्वारा भी कवरेज हो रहा है और हमारे पास बहुत सारे फीडबैक्स भी आ रहा है और उसके अनुसार हम काम भी कर रहे हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भालू से ही आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे भालू अपने आप को तैयार कर रहा है वो हाइबरनेशन के लिए, जिसको शीतकालीन में वो सोने के लिए होता है। उसके लिए 2 से ढाई महीने तक वो इनएक्टिव रहेगा, तो उसके लिए उसको स्टोरेज फूड मटेरियल मतलब चर्बी के रूप में चाहिए उसको, ताकि 2 महीना बिना खा के वो रह सकता है। तो उसके लिए अभी उसको बहुत ज़्यादा खुराक का ज़रूरत है। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने देखे होंगे कि इस बार भयंकर बारिश हुआ, तो उसमें भालू का जो अपना आवास होता है, आवास स्थल होता है, चाहे गुफा हो सकता है, कोई डिप्रेशन होता है, उसमें काफ़ी क्षति हुआ है, जिसके संबंध में हमारा फील्ड स्टाफ के द्वारा हमारे पास फीडबैक पहुंच रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।